गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, तो कल अपन ने YDSE पढ़ा, यंग द्विस्लिट प्रयोग। अब उसमें आपने रेखीय फ्रिंज चौड़ाई या फ्रिंज चौड़ाई बोल दें बीटा निकाली। वो क्या आया था? लेमडा d/d। यानी चाहे डार्क फ्रिंज हो, चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, चाहे फ्रिंज दूर बन रही हो, चाहे पास में बन रही हो, सभी की विड्थ चौड़ाई कितनी? लेमडा d/d आती है। जैसे अपने दो प्रकाश सोर्स, कलासंबंध प्रकाश सोर्स मान लें। एक S1 एक S2 है ना। उनसे कोई बिंदु P एक कभी ब्राइट माना, कभी डार्क माना, है ना। ऐसे करके सबकी सेंट्रल ब्राइट से विड्थ निकाली थी, है ना। सेंट्रल ब्राइट से विड्थ ब्राइट की अलग आई थी, डार्क की अलग आई थी। यानी यहाँ पे nth ब्राइट बन रही थी तो वो आई थी n लेमडा d/d, और nth डार्क बन रही थी तो 2n-1 लेमडा अपॉन d, है ना। अब अपन क्या करते हैं, फिर एक में से दूसरी घटाई थी। क्रमागत दो चमकीली फ्रिंजों के बीच की विड्थ को डार्क कहा था, है ना। दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की विड्थ को डार्क कहा था, और दो क्रमागत डार्क फ्रिंजों के बीच की विड्थ को चमकीली फ्रिंज चौड़ाई की, तो वो आई थी लेमडा d/d। ठीक बात। अब बात करते हैं कोणीय विड्थ की। एक बार यहां से यहां तक कोणीय विड्थ कितनी है? एक तरंग इस तरह से आपतित हो रही है, प्रकाश सोर्स S1 से, एक S2 से। यहाँ एंगल थीटा बन रहा है ना। ये एक बार मिटा दो। थीटा एंगल में आपने tan थीटा बराबर एक संबंध निकाला था, या दोबारा देख लो इस त्रिभुज से। या पॉइंट मान लो QCP, तो त्रिभुज QCP से क्या गया था? त्रिभुज QCP से tan थीटा बराबर क्या क्या था? y, ये डिस्टेंस y थी, यानी y अपॉन ये डिस्टेंस क्या थी? कैपिटल D थी। यानी कैपिटल D/d बड़ी डिस्टेंस, छोटा d छोटी डिस्टेंस। ठीक। आज बात करते हैं, अब आपको ये कह दिया जाए कि बिंदु P सेंट्रल ब्राइट से कितने कोण पर विस्थापित है, कितने कोण पे विस्थापित है। तो ये कोण छोटा होता है। अपने एज्यूम किया था कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और कंपेरेटिव स्मॉल d की, यहाँ स्मॉल d डिस्टेंस ली थी। मान लो इधर से समतल तरंग आपतित हो रही है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, यानी एक वर्णीय प्रकाश सोर्स की। तो ये d क्या है? स्मॉल है इसके कंपेरेटिव, तो ये थीटा कम बना था। तो यहाँ पे tan थीटा आप जानते ही हो, अप्रोक्सीमेट थीटा जो होता है ना, यदि छोटे एंगल हो रेडियन में। तो थीटा बराबर मैं कह सकता हूं y/d। तो ये हो गया इसका सेंट्रल से कोणीय विस्थापन। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल से बिंदु P का कोणीय विस्थापन हो गया। ठीक है। अब मान लो आपको निकालनी हो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। क्या निकालनी हो? कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। तो जिस तरह से आप फ्रिंज चौड़ाई निकाली थी, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की डिस्टेंस को फ्रिंज चौड़ाई कहा था, इसी प्रकार दो क्रमागत कोणीय सेंटर केंद्रीय फ्रिंज से क्रमागत दो कोणीय फ्रिंज विस्थापन के बीच की दूरी को कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कह सकते हैं ना। मान लो इस बिंदु P पर सेकंड ब्राइट बन रहा है, ठीक है, और इससे नीचे कोई बिंदु होगा जिस पे फर्स्ट ब्राइट भी बनेगा, कोई ना कोई तो बिंदु होगा ना। और उनके बीच की डिस्टेंस, या उनके बीच की डिस्टेंस को अपन ने डार्क फ्रिंज कहा। जिस प्रकार से n ब्राइट में से n-1वीं ब्राइट घटाई थी, तब n डार्क फ्रिंज चौड़ाई आ गई थी।
है ना। तो ऐसे अपन सेकंड ब्राइट में से फर्स्ट ब्राइट घटा देंगे तो भी तो क्या आ जाएगी, डार्क फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी ना। लेकिन अपन को बात करनी है यहाँ पे कौन ये फ्रिंज चौड़ाई की, तो यहाँ पे कौन ये विस्थापन पी का ये हुआ। मान लो ये सेकंड ब्राइट है, क्या है, सेकंड ब्राइट, तो फर्स्ट ब्राइट कहीं यहाँ पास में बनेगा, तो ये मान लिया मैंने फर्स्ट ब्राइट। इसके लिए आपको कोणीय विस्थापन यानी इनके बीच में कितना कोण बनेगा वो क्या हो जाएगी, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी। वो आएगी डार्क की, वही वैसे ब्राइट की आ जाएगी। ब्राइट की कैसे मान लो, यहाँ पे सेकंड डार्क मान लो, यहाँ पे फर्स्ट डार्क मान लो, तो इनके बीच में फर्स्ट ब्राइट बनता है। ऐसे करके उनकी ब्राइट कोणीय फ्रिंज चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो इसका कोणीय विस्थापन देखोगे तो यहाँ से बड़ा चित्र बनाना पड़ेगा इसका, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखता हूँ नीचे दिख रहा है, एकदम सही से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ S1 S2, यहाँ बिंदु P पर सेकंड ब्राइट या डार्क का एग्जांपल ले लो, ब्राइट ले लो, सेकंड ब्राइट। ये कोण थीटा 1 मान लिया, ठीक है। अब यहां पर कोई बिंदु ये S1 S2 Q P यहां R मान लो, सेकंड बिंदु होगा जिससे यहां से एक S1 से तरंग, एक क्या बहुत सारी तरंगें आपतित होंगी, S2 से आपतित होंगी, ठीक है। उनके बीच कोण ये बन रहा है, ये मान लिया थीटा 2, ये पूरा थीटा 1 और ये थीटा 2, ये डिस्टेंस है y1 और ये डिस्टेंस है y2, ठीक है। तो यहाँ पे आप त्रिभुज इससे लिया तो यहाँ पे y1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस कैपिटल D, ठीक बात। तो थीटा 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये y1 बटा D आ जाएगा ना। इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज क्यू आर सी से क्या निकाल लो, थीटा 2 निकाल लो। त्रिभुज क्यू आर सी से टेन थीटा 2, ये डिस्टेंस क्या माने y2, तो y2 बट्टा d। अब ये भी एंगल क्या होगा, छोटा होगा, यहाँ पे बड़ा जूम करके बनाया गया डायग्राम है। तो थीटा 2 टेन थीटा रेडियन में छोटे एंगल के, और टेन थीटा साइन थीटा तो थीटा के बराबर मान सकते हैं। तो थीटा 2 बराबर क्या आ गया, y2 बट्टा d। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब आपको कहेगी कौन ये फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, ये फर्स्ट सेकंड ब्राइट है और ये फर्स्ट ब्राइट है, तो इनके बीच में फ्रिंज बनेगी, वो कौन सी बनेगी, डार्क बनेगी ना। तो कितने कोण पे डिस्प्लेट विस्थापित हो गई यहां से यहां तक, तो वो कोण ये है बीच का, ये कोण है कि नहीं, इसको मैं कह दूं डेल्टा थीटा, ठीक बात, कह सकता हूं डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा निकालना होगा तो क्या करोगे, बड़े में से छोटा घटा दो, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर सकते हो। तो डेल्टा थीटा बराबर क्या आ जाएगा, y1 बट्टा d माइनस y2 बट्टा d। एलसीएम लोगे तो बट्टे में दोनों के d आ जाएगा, y1 माइनस y2 बट्टा d, ठीक है। इस संबंध को ध्यान में रखेंगे। बात समझ में आ रही है, चलो इतना उतारो एक बार।
डेल्टा थीटा बराबर y1 माइनस y2 बट्टा डी। अरे देखो ये y2 माइनस y1 नहीं है क्या, ये y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो ये तो बचेगी, तो इनके बीच में कोण ये बन रहा है, तो यहाँ पे टेन थीटा लगाओगे डायरेक्ट तो भी टेन डेल्टा थीटा बराबर क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 बट्टा डी, बीच की डिस्टेंस तो d रहेगी ना। हाँ आपको थोड़ा त्रिभुज जैसे टेढ़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा कोण है, इसके लिए आप यहाँ पे मान सकते हो, यहाँ पे 90 बन रहा है ना, कोई बात नहीं, उतार लो इस तरीके से। हाँ अब बताओ फ्रिंज चौड़ाई क्या है। फ्रिंज चौड़ाई डार्क क्या हो चाहे ब्राइट क्या हो, फ्रिंज चौड़ाई बराबर रहेगी, लैम्डा डी अपॉन डी है ना। वो क्या है, मान लो यहाँ पे ब्राइट सेकंड ब्राइट में बन रही है और यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट बन रही है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हाँ फर्स्ट डार्क या डार्क फ्रिंज चौड़ाई ऐसी ही किसकी आ जाएगी, ब्राइट की, यानी बराबर आएगी विड्थ। तो यहाँ पे आप फ्रिंज चौड़ाई जानते ही हो, कल पढ़ा था अपन, बीटा बराबर क्या है, लेमडा डी अपॉन डी। यहाँ पे बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 माइनस y2। अरे फ्रिंज चौड़ाई बीटा y1 माइनस y2 बीच में ये तो है, रेखीय रूप में सोचे तो यहाँ पे बीटा बराबर y1 माइनस y2, तो यहाँ पे बीटा की जगह मैं y1 माइनस y2 बराबर क्या लिख सकता हूँ, लेमडा डी बट्टा डी। यहाँ y1 माइनस y2 की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या जाएगी, लिख दो यहाँ पे लेमडा डी बट्टा डी, y1 माइनस y2 की जगह लेमडा डी बट्टा डी रख दिया, इस फॉर्मूले का बच गया कैपिटल डी, कैपिटल डी से डी कैंसिल। देखो कितनी अच्छी बात आई है यहाँ पे, डेल्टा थीटा बराबर लेमडा बट्टा स्मॉल डी। कहने की बात यह है, स्लिट और पर्दे की बीच की डिस्टेंस पे कोणीय फ्रिंज चौड़ाई डिपेंड नहीं करती, बल्कि रेखीय फ्रिंज चौड़ाई डिपेंड करती है। देखो ये बात भी सही है, सोच के देखो आप, ये पर्दा यहां ना होके यहां होता तो क्या एंगल चेंज हो जाता क्या, एंगल तो वही रहता ना। जैसे मान लो ये पर्दा यहां पे, तो फिर बीच में एंगल चेंज थोड़ा ना होता, डेल्टा थीटा तो वही आता है, डी चाहे कुछ भी हो, नहीं समझे, नहीं होता ना चेंज। मान लो ये बिंदु यहां से मिल रहा है, फिर यहां से एक प्रकाश किरण ये आती, तो एंगल तो वही बनता है ना, थीटा तो वही बनता। जैसे एक लकड़ी है, इसको आपने ए बिंदु से यहां बी बिंदु तक घुमाया ऐसे, ठीक है, इस तल में है ना, तो यहां पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे, इनके बीच कौन बना, थीटा, ठीक है, तो यहां पॉइंट है, उन दोनों के बीच में तो कौन थीटा ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कौन ये फ्रिंज चौड़ाई किस पे निर्भर नहीं करती, कैपिटल डी पे। लिखो नोट में नीचे लिखो ये बात, कौन ये फ्रिंज चौड़ाई स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करती, वो होती है लेमडा अपॉन डी। हाँ तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, यदि तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो वो पी पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी प्रथम ब्राइट बन रही है तो दूर बनेगी, सेंट्रल ब्राइट से, केंद्रीय ब्राइट से दूर बन जाएगी। ये तो रेखी भी पड़ती है, रेखी दोनों पे करती है, देखो कैपिटल डी पे भी स्मॉल डी पे, ये ओनली स्मॉल डी पे डिपेंड करती है। तो लिख लो, उतार लो, फिर किताब में डायरेक्ट दे रखा था तो वहां से समझ में नहीं आया, इसलिए थोड़ा लंबा। हाँ नोट में ये पॉइंट लिख लो, फ्रिंज चौड़ाई
तरंग दैर्घ्य लैम्डा पर निर्भर करता है, चाहे वो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई हो चाहे रेखीय फ्रिंज चौड़ाई। मैं दोनों के फॉर्मूले लिख लूँ क्या, इधर यहाँ लिख दूँ, यानी बीटा बराबर लेमडा बड़ा डी बट्टा छोटा डी। जो बड़ा होगा वो ऊपर रहेगा, जो छोटा होगा नीचे रहेगा। तो बड़ी डी है उसकी न्यूमेरिकल्स में वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, छोटी डी है उसकी न्यूमेरिकल्स में वैल्यू भी कम मिलेगी। बड़ा आदमी ऊपर रहता है ना याद रखने का तरीका, डेल्टा थीटा एंगुलर विड्थ वो था लेमडा अपॉन डी। ओ छोटा डी, ये निर्भर नहीं करती कैपिटल डी, इनसे पॉइंट लिखे गया है। फ्रिंज चौड़ाई तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा के प्रोपोर्शनल है। तरंग दैर्घ्य जिसका ज्यादा होगा उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी ज्यादा होगी और वो उतनी ही ज्यादा दूर बढ़ेगी। जैसे छोटा सा चित्र बना के कई बार बना लिया, आपको पता हो गया होगा, S1 S2 या सेंट्रल ब्राइट। मान लो यहाँ पे ये सेटअप एक ही है, इस सेटअप में पहले आपने यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स वोयलेट का रखा, तो फर्स्ट ब्राइट मान लो यहाँ पे बन रही है, ठीक है। फिर आप यदि यहाँ पे इसी सेटअप में आप रेड कलर का मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यानी एक वर्णी प्रकाश सोर्स रखोगे तो फर्स्ट ब्राइट यहाँ ना बन के तो ऊपर बनेगी। क्यों? तरंग दैर्घ्य ज्यादा है ना, तो इस सेंट्रल ब्राइट से विड्थ भी बढ़ जाती है, इसी वजह से फ्रिंज चौड़ाई भी बढ़ती है। फिर फ्रिंज चौड़ाई भी बढ़ती है। आपको कह दिया जाए कि सेंट्रल ब्राइट से 10 सेंटीमीटर की दूरी तक वोयलेट कलर का यहाँ पे लाइट सोर्स रखा जाए, तब फ्रिंजों की संख्या ज्यादा होगी, रेड कलर का रखा जाए तब ज्यादा होगी, वोयलेट वाले में ज्यादा होगी, वहां पे पतली पतली फ्रिंजें बनेंगी। क्योंकि लेमडा तरंग दैर्घ्य किसका कम है, वोयलेट का कम है, बल्कि रेड का ज्यादा होता है। वी की ओर पढ़ा था ना, उसमें आगे बढ़ते हो तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाता है। दूसरी बात स्लिट डी, ये बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी ही फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा रहेगी, यानी यहाँ के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी उतनी ही फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी। और कैपिटल डी, ये भी जितना ज्यादा होगा उतनी रेखीय फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी, रेखीय न कि कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, क्योंकि कोणीय फ्रिंज चौड़ाई इस पर निर्भर नहीं करती। क्यों? ये पर्दा फिर दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा तो ये जाते कहीं है यहाँ आगे जाके मिलेंगी, है ना, तो डी बढ़ने पे बढ़ जाएगी। ठीक है बात, सही बात है। और ये पास होने पे, एक देखो दूर है ना, इस वजह से तो ऐसे मिल जाएंगी और पास होने पे आगे जाके मिलेंगी, इसलिए डी भी कम होना चाहिए। डी जितना कम होगा उतनी ही दूर जाके मिलेंगी, समझ रहे हो? ठीक, देखो डी दूर है, मान लो इतना डी ले लिया, ऐसे मिल गई, और डी पास लिया तो आगे जाके मिलेगी, है ना। तो ये डी पे, डी जितना डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये पॉइंट लिखिए। लेकिन ये ध्यान में जरूर रखना, रेखीय फ्रिंज चौड़ाई इस पे डिपेंड नहीं करती। ये पर्दा यहाँ लगाओ चाहे वहाँ लगाओ, कोण तो उतना ही बनेगा ना, थीटा इनके बीच में, थीटा या डेल्टा थीटा जो निकाला था वो कोण बदलेगा नहीं, ना थीटा 1 बदलेगा ना थीटा 2 बदलेगा पर्दे को आगे पीछे करने से। ठीक है बात? हाँ, इसको करने से बदल जाएगा क्योंकि इस पे तो डिपेंड करता है ना थीटा। हाँ ठीक है, उतारो। अच्छे व्यक्तिगण के लिए आवश्यक शर्तें, यानी YDAC में आप चाहो पर्दे पर अच्छी फ्रिंजें बने, यानी पैटर्न फ्रिंजों का आपको बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे, ब्लैक डार्क ब्राइट इस तरह से बढ़िया अच्छा वाला मिले, उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? दोनों प्रकाश स्रोत कलासमान प्रकाश स्रोत होने चाहिए, यानी S1 S2 दोनों प्रकाश स्रोत कलासमान प्रकाश होने चाहिए। ठीक है, कलासमान प्रकाश स्रोत तो अपन पढ़ के आए तीसरे चौथे लेक्चर में, शायद उसके आसपास है। कलासमान प्रकाश स्रोत वो होते हैं जिनकी कोणीय आवर्ती या आवर्ती नियत रहे, या कह दे कि कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहे, कलांतर बदले नहीं। अन्यथा जहाँ पे ब्राइट बन रही है वो समय के साथ यदि आवर्ती या कोणीय आवर्ती बदलेगी तो डार्क ब्राइट इतना जल्दी बदलेगा, आपको दिखेगा ही नहीं,
जिस बिंदु पे ब्राइट बन रही है वहाँ पे डार्क बन जाएगी, कभी ब्राइट डार्क कभी डार्क, समय के साथ वहाँ पे परिवर्तित हो जाएगी ना आवर्ती। आवर्ती कब बदलती है? प्रकाश स्रोत बदलने की वजह से, इसलिए कला संबंध प्रकाश स्रोत लिए जाते हैं। जब तक कला प्रकाश स्रोत नहीं बदलेंगे तो आवर्ती नहीं बदलेगी, ये पता है। उत्सर्जित तरंगों का आयाम और तीव्रता लगभग समान होनी चाहिए। उत्सर्जित तरंगें S1 S2 से तरंगें उत्सर्जित हो रही है, उनका आयाम व तीव्रता लगभग बराबर होगी, तो उससे क्या होगा? चलो ब्राइट तो बन जाएगा, तीव्रता आयाम अलग अलग होने से ब्राइट तो बन जाएगा, लेकिन डार्क में विनाशी व्यतिकरण होता है, उस समय पूरी तीव्रता कट नहीं पाएगी, या आयाम A1 A2 A1 माइनस A2 आता ना, तो वहाँ पे A1 माइनस A2 मान लो A1 ज़्यादा A2 कम है, तो वहाँ पे कुछ आयाम बच जाएगा। ऐसे तीव्रता विनाशी व्यतिकरण में अंडर I1 माइनस अंडर I2 का होल स्क्वायर होती है मिनिमम, तो यहाँ पे अंडर I1 माइनस अंडर I2 मान लो अंडर I1 ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बच जाएगी, तो पूर्ण डार्क स्पॉट नहीं दिखेगा। इसलिए I1 और I2 या एम्पलीट्यूड बोल दो, आयाम बराबर होने चाहिए, ठीक है, अन्यथा पूर्ण काली फ्रिंज प्राप्ति नहीं होगी। कैपिटल डी बड़ा होना चाहिए, डी ज्यादा होना चाहिए, स्मॉल डी से बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना। एक वर्णी प्रकाश स्रोत होने चाहिए, अन्यथा तरंग दैर्ध्य परिवर्तन के कारण व्यतिकरण अलग अलग बिंदु पर होगा। एक वर्णी प्रकाश स्रोत इसलिए ले जाते हैं क्योंकि एक जैसे तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश किरणें एक जगह मिलेंगी, है ना, तो वहां पे विनाशी व्यतिकरण हो रहा मान लो उस बिंदु पे, तो वो एक दूसरे के तरंग दैर्ध्य को कैंसिल कर देंगी, लेकिन वहां पे और तरंग दैर्ध्य वाला मतलब लाल रंग वाली बिंदु वहां पे हो सकता है बैंगनी रंग का प्रकाश पहुंच जाए, तो क्या हो जाए, वहां पे संपोषी व्यतिकरण हो सकता है उसी बिंदु पर। ये अपन आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछते हैं कि क्या होता है यदि एक वर्णी प्रकाश स्रोत की जगह श्वेत प्रकाश स्रोत ले लिए जाए, तो उसके अंदर ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ याद रखना है तरंगों के मध्य पथांतर डेल्टा एक्स अधिक नहीं होना चाहिए। क्या है, जो पथांतर है वो जितना कम होगा उतना ही पैटर्न अच्छा मिलेगा, क्योंकि तरंगे एक श्रृंखला के रूप में चलती हैं, तो पथांतर ज्यादा होने के कारण किसी टी बिंदु पर मान लो संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, वहां पे हो सकता है एक तरंग श्रृंखला चली जाए, उसके बाद दूसरी पहुंच जाए, है ना, इसलिए डेल्टा एक्स भी अधिक नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट उतारो, फिर आगे लिखते हैं, कोई एक दो पॉइंट और बचा तो। हाँ, अगला पॉइंट देखते हैं। स्लिट S1 और S2 जो स्लिट ली प्रकाश स्रोत बनाए थे कला संबंध प्रकाश स्रोत, उनके थिकनेस होलों की चौड़ाई बहुत ही कम होनी चाहिए, यानी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए, बहुत ही कम, अन्यथा वहां से प्रकाश तरंगे निकलेंगी तो विवर्तित नहीं होंगी, है ना, सीधी निकल जाएंगी। दोनों प्रकाश स्रोतों से तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, दरोपण कराना तो एक दिशा में संचरित होंगी, मिलेंगी तभी तो दरोपण होगा। हाँ, दोनों स्रोतों से आपतित तरंगों के ध्रुवण समान होने चाहिए, अन्यथा समान तीव्रता की पट्टिका प्राप्त होगी। यह आप पढ़ोगे ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश पोलराइजेशन, उसमें पॉइंट अच्छे समझ में आएगा। एक बार समझ लो कि ध्रुवण तल है जो एक तल में नहीं होगा ना, तो तीव्रता विनाशी व्यतिकरण में कैंसिल नहीं होगी, है ना, मतलब एक के लिए ध्रुवण तल ये है, एक तरंग के लिए दूसरी के लिए ये है, तो वो आयाम और तीव्रता को कैंसिल नहीं करेंगे विनाशी व्यतिकरण में, और संपोषी व्यतिकरण में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि 90 पे हो गए ना, तो वो एक होने चाहिए, नहीं तो डार्क फ्रिंज नहीं मिलेंगी। तो ये पॉइंट है अच्छे व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें मान लो, या YDSE में स्पष्ट फ्रिंज प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त मान लो, ठीक है, उतारो। हाँ, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत की जगह यदि श्वेत प्रकाश ले लिया जाए, यानी सूर्य का प्रकाश ले लिया जाए, जिसके अंदर सारे रंग विद्यमान, सातों रंग विद्यमान होते हैं, तब इंटरफेरेंस व्यतिकरण में जो पट्टिकाएं प्राप्त होंगी वो किस तरह से होंगी। तो उसके लिए देखो, इस स्थिति में केंद्रीय फ्रिंज तो श्वेत रंग की प्राप्त होगी। क्यों?
क्योंकि वहां पर सभी रंगों के तरंग दैर्ध्य के लिए पथांतर क्या रहेगा, डेल्टा x शून्य रहेगा, क्योंकि सारी प्रकाश रंग की तरंगे समान दूरी संचरित करेंगे। देखो चित्र में देख लो आप बना खींचे, यहाँ आपने लेंस लिया, मैंने कहीं में लेंस नहीं लिया, आप समझ लेना लेंस था, कोई बड़ा इश्यू भी नहीं है। इसके फोकस बिंदु पर श्वेत प्रकाश सोर्स रख दिया, या सूर्य का प्रकाश सीधा दिखा दो। अब ये S1 स्लिट, ये S2, ये पर्दा यहाँ पे, तो केंद्र पे सभी रंगों के लिए तरंग दैर्ध्य क्या रहेगा, बराबर, ये जितनी डिस्टेंस चलेगी उतनी ये चलेगी। तो यहाँ पे श्वेत रंग की, जैसा रंग का प्रकाश श्वेत रंग का रखा ना, तो वैसे रंग की श्वेत रंग की चमकीली फ्रिंज मिलेगी। है ना। और उसके जस्ट बाद ऊपर, यहां मान लो यहां तक श्वेत रंग की हो गई। देखो फ्रिंज दोनों तरफ बनती है, अपने सारे डेरिवेशंस में ऊपर माना है, जिस तरह से ऊपर बन रही है वैसे नीचे भी बनती है। ये सेंटर बोल रहा हूं तो इसका मतलब ऊपर जितनी बन रही है नीचे भी उतनी बन रही है। तो जस्ट इसके ऊपर वाली ऐसी होगी जिसके अंदर बैंगनी, लाल व सफेद के लिए तो अंधेरा रहेगा, बाकी रंग विद्यमान होंगे। यानी बैंगनी, लाल व सफेद, डार्क फॉर रेड, ब्लूइश व्हाइट बोलते हैं। डार्क फॉर रेड, ब्लूइश, सॉरी वॉयलेट, वॉयलेट 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 व्हाइट, यानी रेड और बैंगनी के और सफेद के लिए अंधेरा, बाकी रंग विद्यमान होंगे। ऐसे जस्ट इसके निकट डार्क, सेम ऐसी कैसी, डार्क फॉर रेड, वॉयलेट, व्हाइट, डार्क फॉर रेड, वॉयलेट, व्हाइट। और जस्ट इसके बाद ये मान लो यहां तक मिल बन गई, यहां तक क्या टच है इसके, ये यहां तक बन गई, समान बराबर पट्टिका बराबर होंगी, बड़ी दिख गई होगी। जस्ट इसके बाद जो पट्टिका बनेगी उसके अंदर अभाव कौन से रंग का होगा, लाल और नीले और सफेद का। ये डार्क होगी फॉर रेड, ब्लूइश व्हाइट, ब्लूइश व्हाइट, डार्क फॉर रेड, ब्लूइश व्हाइट। ऐसे यहाँ पे जस्ट इसके नीचे ऐसी पट्टिका प्राप्त होगी, जो होगी डार्क होगी किसके लिए, रेड, ब्लूइश व्हाइट। ठीक है, यानी यहाँ पे रेड और ब्लू और व्हाइट के लिए अंधेरा रहेगा, यानी ये रंग मिलेंगे नहीं, और बाकी रंगों का मिक्स पट्टी मिलेगी। यहाँ पे रेड, वॉयलेट और व्हाइट मिलेगा नहीं, बाकी रंगों की पट्टिका मिलेगी। ऐसे ही ऊपर, इसके बाद नीचे व्हाइट, सारी पट्टिकाएं व्हाइट की होंगी, सारी की सारी किसकी होंगी, व्हाइट की। ऐसे ही ऊपर जस्ट इसके बाद क्या होंगी, व्हाइट होंगी, सारी की सारी पट्टिकाएं व्हाइट कलर की होंगी। यदि श्वेत प्रकाश सोर्स रखा जाता है तो इस तरह का पैटर्न प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लेना, डॉट डॉट दिखा देना, ये पट्टी दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये क्यों काम में लिया जाता है, एक वर्णी प्रकाश सोर्स में केंद्रीय फ्रिंज का पता नहीं चलता, केंद्रीय फ्रिंज कौन सी है, तो उसके लिए एक बार उस सेटअप में श्वेत प्रकाश सोर्स रख लिया जाता है। यदि जो श्वेत रंग की पट्टिका मिल रही है वो केंद्रीय फ्रिंज है ना।
फिर वो दूसरा सेक्टर पर ले जाता तो पता चल जाता केंद्रीय फ्रिंज कहाँ पर बन रही है, क्योंकि वो तो एक जैसी तीव्रता की सारी पट्टिकाएं होती हैं एक वर्णी प्रकाश सोर्स में। जैसे लाल रंग का प्रकाश सोर्स रखा तो सारे लाल रंग की पट्टिकाएं मिलेंगी, तो फिर पता नहीं चलेगा ना केंद्रीय फ्रिंज कौन सी है। समझ रहे हो ना। दूसरी बात यह है, क्या इन पट्टिकाओं की जो एक वर्णी प्रकाश सोर्स रखा उसमें पट्टिकाओं की सबकी तीव्रता समान रहती है ना। में बीच में सेंटर में पट्टिका के सेंटर में तीव्रता अधिकतम, फिर धीरे 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 तीव्रता कम, दोनों तरफ तीव्रता कम। जैसे ग्राफ में देखा था आपने, ग्राफ इस तरह का सा बना था, याद है ना। देखो धीरे धीरे तीव्रता कम हो रही है ना, 0 हो गई, बढ़ रही है। तो पट्टिका में बीच में पट्टिका के सेंटर पे तीव्रता अधिकतम, किनारों पे धीरे धीरे कम, फिर अगली पट्टिका डार्क शुरू हो जाता है, फिर अगली ब्राइट शुरू हो जाती है। इस तरह का सा पैटर्न मिलता है ना। तो ये YDS का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो अपन ने जो पढ़े थे उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, वो भी YDS पे डिपेंड है। यंग द्विस्लेट प्रयोग, एक यंग द्विस्लेट का प्रयोग, और एक ये फ्रिंज चौड़ाई कल वाला, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके उसका ही सेकंड पार्ट ये है जिसमें आप थ्योरी में लिख सकते हो नोट वगैरह लगा लगा के। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। जय मां सरस्वती। पढ़ते रहो, खुश रहो बच्चों। कोई डाउट हो तो पूछते रहो। कल करेंगे अपन इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक, धन्यवाद।